हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुनीता's चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी 8th क्लास का 6th चैप्टर मानव संसाधन। मानव संसाधन राष्ट्र उन्नति के लिए कितना महत्वपूर्ण है और परस्पर मानव सभ्यता के लिए और साथ ही साथ मानवता बनाए रखने के लिए ये जो मानव संसाधन है इसके विभिन्न स्थानों पर विभिन्न इसका महत्व है। तो चलिए हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अपना चैप्टर शुरू करते हैं। लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। स्वस्थ, शिक्षा और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए जो एक संसाधन का रूप प्राकृतिक संसाधन भी है। तो प्राकृतिक संसाधन जब प्रकृति हमें प्रदान करती है तो क्या करता है, मनुष्य उसे अपनी आवश्यकता के अनुसार ढालता है, उसमें कुछ परिवर्तन लाता है। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, जैसे वृक्ष हो गए। जो वृक्ष है उसे व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करता है। वो कैसे, अगर जैसे मनुष्य को किसी फर्नीचर की आवश्यकता है तो वो क्या करता है, वो लकड़ियों जो पहले तो वृक्षों को काटेगा। वृक्ष कटेंगे फिर वो बहुत लंबे समय तक सूखेंगे। फिर इसके पश्चात विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं द्वारा उसको विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाए जाएंगे जो एक फर्नीचर के रूप में हम देखते हैं। जैसे कि टेबल हो गया, कुर्सी हो गई, बेड हो गए और बहुत से ऐसी चीज़ें हो गई, जैसे दरवाजे हो गए, खिड़कियाँ हो गई, ये सब चीज़ें हो गई। और इन्हीं कागज़ों इनका जो प्रयोग होता है कागज़ के निर्माण के लिए भी होता है। जो वृक्ष होते हैं उनको काटा जाता है, उनको छाटा जाता है, उनकी लुगदियाँ बनाई जाती हैं, फिर उसको मशीन में भेजा जाता है। मशीन में उसे बहुत बारीकी तौर से जो लुगदियाँ बनी होती हैं उसकी बहुत पिटाई होती है। मतलब उसकी बहुत, जैसे मैले कपड़े को धोने के लिए बहुत उसको कूटा जाता है कूटनी से, ठीक उसी तरह जो लकड़ी के कास्ट होते हैं ना उनकी बहुत अच्छी तरीके से, जैसे लकड़ी का एक बुरादा होता है उसी का रूप दे देता है उसको। पानी में कई दिनों तक उसे गला के रखा जाता है, फिर एक किसी रासायनिक पदार्थ में मिलाकर उसे एक कागज़ का रूप दिया जाता है और फिर उसे सुखाया जाता है। फिर इस प्रकार जाकर कागज़ों का निर्माण होता है। कहने का अर्थ ये है कि मनुष्य जो है वो सबसे बड़ा संसाधन है किसी भी राष्ट्र के लिए। वो कैसे, क्योंकि जो मनुष्य है अपनी आवश्यकता अनुसार प्राकृतिक संसाधन हो गए, अन्य संसाधन हो गए, उसको परिवर्तित करता है। और ये जो यही चीज़ है जो मनुष्य है ये क्या करता है, स्वास्थ्य में भी सहायता प्रदान करता है। शिक्षा जो होता है, जो अभिप्रेरणा होता है, इन सब चीज़ों में जो मनुष्य है एक तरीके से मानव संसाधन है, इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, यही बात की गई है। आगे देखिए, अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। अपने शैक्षिक स्तर, आयु, लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न हैं। उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। तो क्या है, ये जो मानव संसाधन की बात की जा रही है, ये एक विश्व स्तर पर अगर देखा जाए इन मानव संसाधन के रूप में, तो कहा जाता है या हमें ये एनसीईआरटी बताती है कि जो भी मानव संसाधन है विश्व में हर एक स्थान पर समान रूप से उपलब्ध नहीं है। जैसे कि हर देश की जनसंख्या अलग होती है,
जनसंख्या के अंतर्गत ही गिना जाएगा मनुष्यों को, एक तरीके से मानव को। तो क्या होता है, हर एक राष्ट्र में, हर एक देश में मानव संसाधन जो है वो एक समान नहीं है, वो अलग अलग है। इसी प्रकार उसमें भिन्नताएं हैं। तो अगर इसमें हर एक राष्ट्र, हर एक देश में मानव संसाधन में भिन्नताएं हैं, तो क्या है, उनके शैक्षणिक स्तर पे भी भिन्नताएं हैं, उनकी आयु स्तर पे भी भिन्नताएं हैं, लैंगिक स्तर पे भी भिन्नताएं हैं। मानव संसाधन के अंतर्गत ही ना ये मतलब कि मिलेगा। क्यों, शैक्षिक जो स्तर होगा वो पशुओं का तो देखा नहीं जाएगा, क्योंकि पशु तो शिक्षित नहीं होते। कहने का अर्थ ये है कि जो आयु, लिंग और शैक्षिक स्तर, ये सब क्या करते हैं, एक राष्ट्र के मानव जो संसाधन हैं उनके एक योग्यता, उनकी क्षमता बताते हैं। ठीक है, आगे देखिए। लिंग में से वे एक दूसरे से भिन्न हैं और उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। बिल्कुल, इनकी जो संख्या है वे अलग अलग है और आवश्यकता अनुसार इनके लक्षण बदलते हैं। अर्थात किसी भी देश की जैसी आवश्यकता होगी, जिस भी माहौल में रहते होंगे, जिस भी वातावरण में रहते होंगे, उसके अनुसार उनकी संख्या में परिवर्तन आएगा और उनके जो लक्षण होंगे वे बदलते रहेंगे। संसार कहते हैं ना, संसार जो है वो परिवर्तनशील है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं जो समय परिवर्तनशील है। तो ठीक वही जो धारणा है वो इसके अंतर्गत भी लागू होती है। आगे देखिए, क्या आप जानते हैं, भारत सरकार के अधिनियम एक मानव संसाधन मंत्रालय है, जो कि 1985 में इस मंत्रालय का निर्माण लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया था। इससे यह प्रदर्शित होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन हैं। तो जो मानव जो है वो हमारे किसी भी राष्ट्र के लिए, चाहे वे भारत हो गया, अमेरिका हो गया, किसी भी एक राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। तो ये चीज़ भारत ने जानने के लिए, इसे सूचीबद्ध करने के लिए क्या किया, 1985 में एक मंत्रालय की स्थापना करी, या कह सकते हैं मंत्रालय का निर्माण किया। उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य ये था कि जो भी लोग हैं उनके अंदर जो भी कौशल भरे पड़े हैं उनको बढ़ावा देना। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो बुनकर बहुत अच्छा है, ठीक है, जो कि वुड्स की जो बुनकर होते हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति है, वे बहुत अच्छा उसको ऐसा कौशल आता है, तो ये क्या कि ऐसी ऐसी जो संस्थाएं निर्मित हुई वो उनको बढ़ावा देंगी और साथ ही साथ उनको कोई ना कोई किसी प्रकार से सहयोग प्रदान करेंगे, जिससे कि उनकी जो कुशलता है उनके अंदर ही सीमित ना रह जाए, वो बाहर निखरे। तो ऐसा मंत्रालय निर्मित किया भारत सरकार ने, कब? 1985 के अंतर्गत। आगे देखिए नीचे ये क्या कहता है, यहाँ पे भी कहता है, क्या आप जानते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 20 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य संभव या मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना है। तो ये जो प्रधानमंत्री कौशल योजना है उसकी बात की जा रही है, यहाँ पर बताई है। इसकी जो सबसे पहले इसे
2015 के अंतर्गत लागू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो युवा हैं, जो 1 करोड़ युवा, इसमें इसका उद्देश्य था कम से कम 1 करोड़ जो युवा है वे, उनको क्या करना, उनको एक तरीके से प्रशिक्षण प्रदान करना। और किसी भी फील्ड में, जैसे कि कंप्यूटर हो गया और बहुत सी ऐसी प्रौद्योगिकी क्षेत्र हो गए जिसके अंतर्गत आईटीआई हो गया, और बहुत से ऐसे जो अब ऐसी कंपनियां होती हैं जिसके अंतर्गत ऐसे कुशल एक तरीके से कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, या कह सकते हैं होती है। तो फिर उन्हें ये सब प्रदान किया गया। इनका उद्देश्य था प्रधानमंत्री कौशल योजना का कि 1 करोड़ से भी जो युवा है उनको एक तरीके से प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, और वे जो भी युवा हैं उनको एक तरीके से रोजगार प्रदान हो। उनकी जो गुणवत्ता है, उनके अंदर जो गुण हैं फूट फूट के उनके अंदर जो भरे पड़े हैं, वो उनको निखारे, बाहर निकाले, और इससे वे अपना रोजगार कमा सके, अपनी दिनचर्या की आवश्यकता पूर्ण कर सके। तो ये सब योजनाएं आती हैं मानव कल्याण के लिए। इस प्रकार का जो सहयोग प्रदान करते हैं, किसके लिए? सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए। किसके लिए? राष्ट्र के लिए। क्यों? क्योंकि राष्ट्र के अंतर्गत जो भी मनुष्य है वो एक महत्वपूर्ण मानव संसाधन है। देखिए, एक छोटा सा यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। पहला देखिए, मेरे गांव में 1000 लोग हैं, मेरे विद्यालय में 500 बच्चे हैं। आपके विचार में विश्व में कितने लोग हैं? मेरी कक्षा में 3 बच्चे हैं, विश्व में लगभग 6:6 अरब लोग हैं। तो ये बच्चा कहता है 1 अरब में कितने शून्य होते हैं? इस संख्या को आप कैसे लिखेंगे? ओके, ये बात हो गई। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि एक संख्या के रूप में बताया गया है कि किसी के गांव का, किसी के विद्यालय का, किसी की कक्षा का, और इस तरीके से इन्होंने अनुमान लगाते लगाते विश्व स्तर पे भी अनुमान लगाया है। आगे देखिए, अब इसके वितरण की बात की जा रही है। जनसंख्या का वितरण। जनसंख्या वितरण पृष्ठभूमि पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। जैसे जो भी पृथ्वी है एक तरीके से, चाहे वो भारतवर्ष की हो गई, चाहे वो अमेरिका की हो गई, चाहे यूरोप की हो गई, चाहे फिर इंग्लैंड की हो गई, फ्रांस की हो गई, ब्रिटेन की हो गई, कहीं भी कोई भी स्तर पर उसे ही कहा गया है भूपृष्ठ, अर्थात पृथ्वी के अंतर्गत जहाँ पे भी मनुष्य रहते हैं वो क्या है, जिस पर मतलब ऐसे स्थानों पर जहाँ जहाँ भी लोग फैले हुए हैं उसे क्या कहते हैं? उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी चीज़ को जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। ओके, आगे देखिए, विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर विकसित है। कहने का अर्थ क्या है? जो हमारी जो पृथ्वी है उसमें, पृथ्वी पर जो भी पृथ्वी स्थल है धरती पर, वो पूरा 100% है। लेकिन अब क्या बता रहा है? इसकी जो जनसंख्या है 90% जो जनसंख्या है वो, ये तो पृथ्वी का प्रतिशत था, लेकिन ये 90% जनसंख्या को बता रहा है। ये हमारे भूपृष्ठ या फिर कहा जाए भूपृष्ठ पर, या फिर कहा जाए पृथ्वी पर, या कहा जाए पृथ्वी की भूपर्पटी पर लगभग 30%
भाग पर निवास करते हैं। तो कहने का अर्थ 100% में से 30% ऐसा स्थान है जिसमें 90% जनसंख्या निवास करती है। कहने का अर्थ 70% जो भूमि है वो क्या है, वो या फिर जंगलों से एकदम ढकी हुई है, छुपी हुई है, या कह सकते हैं समुद्र इसके अंदर है, महासागर हैं, वे इन सब चीज़ों से, इन सब प्राकृतिक कह सकते हैं प्रकृति संसाधनों के अंतर्गत वो आरक्षित है, सुरक्षित है, या फिर उनका वो भाग बनी हुई है। ओके, आगे देखिए। विश्व की जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हुए हैं और कुछ विरल क्षेत्र हैं। बिल्कुल। तो क्या है, विश्व का जो भी जितनी भी जनसंख्या है पूरे विश्व में, एक तरीके से उसका ठीक ठीक अनुमान लगाना मुश्किल है कि मतलब कि पूरे विश्व में एक तरीके से देखा जाए कि कितने लोग होंगे या कितनी जनसंख्या होगी, तो इस पे थोड़ा सटीक अनुमान लगाना मुश्किल है। लेकिन फिर भी वो किस आधार पर, वो इस आधार पर क्योंकि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जो लोग हैं बहुत घनी आबादी में रहते हैं, जैसे कि विकसित प्रदेश हो गए या विकसित राज्य हो गए या विकसित क्षेत्र हो गए, जैसे कि हमारे भारत का दिल्ली ले लीजिए। दिल्ली एक मतलब बहुत ही घनी आबादी वाला एक कह सकते हैं प्रदेश है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विभिन्न स्थानों से लोग यहाँ पर आके रहते हैं। किस लिए? रोजगार की आवश्यकता को देखते हुए, व्यापार की आवश्यकता को देखते हुए, अपनी घरेलू आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए वो क्या करते हैं, यहाँ से आके बसते हैं और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को व्यतीत करने के लिए विभिन्न प्रकार के रोजगारों की तलाश करते हैं। तो ऐसे बहुत से, मुंबई भी ठीक इसी प्रकार हो गया, और बहुत से ऐसे प्रदेश हैं। नीचे देखा जाए केरल में, दक्षिण भारत की अगर बात की जाए, केरल हो गया, और इसके बाद कर्नाटक हो गया, हैदराबाद हो गया, भोपाल भी एक बहुत एक या कह दें मध्य प्रदेश, ये सब जो हैं ये एक घनी आबादी वाले प्रदेश मान सकते हैं हम। इसके साथ ही साथ अगर हम विरल प्रदेशों की बात की जाए या विरल क्षेत्रों की बात की जाए, इसके अंतर्गत वैसे स्थान आएंगे जहाँ पर मनुष्य या कम जनसंख्या में लोग रहते हैं, जैसे कि कोई पहाड़ी स्थल पे बसा हुआ गांव हो गया। जैसे उत्तराखंड जो है, वहाँ पे विभिन्न प्रकार के ऐसे घर हैं जो कि पहाड़ों पर हैं। तो वहाँ पर एक तरीके से चढ़ना, फिर वहाँ से नीचे आना, बहुत से लोग ऐसे स्थानों को छोड़कर क्या करते हैं, वो कई अच्छे शहरों में बस जाते हैं जहाँ पर उनकी दैनिक जीवन वहाँ पर उनका व्यतीत होता है। और क्या होता है, दैनिक जीवन व्यतीत करने के साथ साथ वे अपने मतलब वहीं पर रहते हैं। लेकिन ऐसे स्थान विरल हो जाते हैं जो कि वहाँ पर बहुत कम लोग, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, वहाँ पे भी क्या है, वहाँ पे भी पर्वत और पहाड़ है और वहाँ पे बहुत दुर्गम खेती होती है। उत्तराखंड में भी कुछ यही दृश्य देखने को मिलता है। साथ ही साथ हमारे एक उत्तर पूर्व वाले जो राज्य हो गए, वहाँ पे भी कुछ ऐसे ही भौगोलिक स्थिति देखने को मिलती है। तो इस वजह से वहाँ पे जो जनसंख्या भी होती है तो वहाँ पे विरल होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, उच्च पर्वतीय और ध्रुवतीय वनों के क्षेत्र में बहुत कम लोग रहते हैं। तो ये विश्व स्तर पे बात की गई है। जो भारतीय नहीं, विश्व स्तर पर अगर वर्ल्ड मैप देखा जाए तो उसके
दक्षिणी पूर्वी एशिया की बात की जा रही है, यूरोप की बात की जा रही है और उत्तर पूर्वी अमेरिका की बात की जा रही है। ये क्या है? ये घने बसे हुए क्षेत्र हैं, ठीक है, जहाँ पर जनसंख्या अधिक मात्रा में रहती है। और कुछ भौगोलिक स्थितियाँ बताई है उसी क्रम में, जैसे कि उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल और उच्च पर्वतीय एवं ध्रुवतीय वनों के क्षेत्र में बहुत कम लोग रहते हैं। तो देखिए, आपको समझ में आया? ये देखिए, ये हमारा ग्लोब है, यहाँ से जारी है 23.5 डिग्री पर विषुवत वृत्त, ये है मकर वृत्त। तो ये क्या कहता है? उच्च अक्षांशीय, यहाँ की बात कर रहा है ये, ठीक है। और साथ ही साथ उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, वो यहाँ की बात कर रहा है। इसके अंतर्गत जो भी प्रदेश पड़ते हैं पूरे विश्व के अंतर्गत, ग्लोब के अंतर्गत देखा जाए तो। और उच्च पर्वतीय और विषुवतीय वनों क्षेत्र, विषुवतीय जो इधर का भाग होता है इधर पड़ता है। तो ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर ऐसी भौगोलिक स्थिति है, ऐसे वातावरण है, वहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं, या कह सकते हैं विरल जनसंख्या वाले लोग रहते हैं। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। और विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 द्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। विश्व के 60% लोग केवल इस देश में रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। तो विषुवत वृत्त को हमने देखा अभी। विषुवत वृत्त वो स्थान जहाँ पर सीधी धूप नहीं पड़ती, हल्का ठंडा शीत जैसा वातावरण रहता है। तो ये, और साथ ही साथ इसी का दक्षिणी जो भाग है उसकी अपेक्षा बात की जा रही है। विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। तो विषुवत वृत्त के उत्तर में अगर दक्षिण और उत्तर की तुलना की जाए तो उसकी अपेक्षा कहते हैं उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं, जनसंख्या के लोग रहते हैं। विश्व स्तर की बात की जा रही है और विश्व की जो कुल जनसंख्या है इसका लगभग 3/4 जो लोग हैं वे 2 महाद्वीप जो कि एशिया जो है, एशिया और अफ्रीका में रहती है। तो आधे से अधिक जनसंख्या जो है वो 2 महाद्वीप जो हैं वो है एशिया और दूसरा है अफ्रीका, इसमें बहुत अधिक लोग रहते हैं। इसी की बात की जा रही है। वो कहता है, एनसीईआरटी हमें बताती है कि विश्व का जो भी अब तक 60% जो लोग हैं वो केवल 10 देशों में रहते हैं। 60% जो जनसंख्या है वो केवल 10 देशों में रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। तो जो भी 60% लोग हैं वो 10 देशों के अंतर्गत रहते हैं और इन्हीं 10 देशों के अंतर्गत की वो जनसंख्या का अनुमान लगाते हुए कहता है कि यहाँ 10 करोड़ से भी अधिक लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये जनसंख्या का एक विश्व स्तर का एक मोटा क्या है, एक दृष्टिकोण रखा जा रहा है कि क्या है एक विश्व जनसंख्या मानव संसाधन। ये देखिए, विश्व के प्रत्येक लोग 100 लोगों में ये हैं एशिया में रहने वाले लोग। एशिया में रहने वाले लोग हमने देखा अभी सबसे बहुत अधिक जनसंख्या में एशिया में लोग रहते हैं। एशिया क्या, महाद्वीप। ओके, आगे यूरोप में भी
कम संख्या में लोग रहते हैं। अफ्रीका में भी रहते हैं, थोड़ा एशिया के मुताबिक देखा जाए अफ्रीका पे दूसरे स्थान पर आते हैं। और साथ ही साथ मध्य और दक्षिण अमेरिका की बात की जा रही है। मध्य और दक्षिण अमेरिका में कुछ लोग हैं, लेकिन इनकी संख्या में कम है। उत्तरी अमेरिका में भी बहुत कम जनसंख्या है। और साथ ही साथ ओसेनिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रांत द्वीप समूह में रहने वाले जो लोग हैं बहुत कम हैं। तो ये जनसंख्या का कुछ विश्व स्तर का कुछ थोड़ा सा एक थोड़ी सी झलक थी। आगे देखिए, ये बताता है हमें रूस, जापान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, यूएसए, भारत, चीन जनसंख्या मिलियन में। तो ये बता रहा है हमें कि विभिन्न प्रकार के जो देश हैं अब तक उनकी जनसंख्या क्या है। विश्व में घनी आबादी वाले देश, विश्व की रूपरेखा मानचित्र पर इन देशों को चिन्हित करें। सबसे अधिक जनसंख्या है वो है चाइना की। हम जो चीन है सबसे पहले स्थान पे आता है। दूसरे स्थान पर आता है भारत। भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है, लेकिन ये क्या है, दूसरे स्थान पर आता है। सबसे पहले स्थान पर आता है चीन। फिर तीसरे स्थान पर यूएसए आता है, फिर इंडोनेशिया, ब्राज़ील, फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस, जापान। तो इस प्रकार जो है विभिन्न प्रकार के देशों की जनसंख्या का आंकड़ा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्या आप जानते हैं भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो कहने का अर्थ क्या है, जो भारत की जनसंख्या है वो किसके आधार पर मापी जाती है, उसकी औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। एक बहुत विशाल है अपनी भारत की जनसंख्या का एक तरीके से औसत घनत्व कह सकते हैं। जब 1 वर्ग किलोमीटर चलेंगे या उसकी इतनी उसका जो क्षेत्रफल होगा इतना होगा, तो उसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति जो उनके अंतर्गत जो भी संख्या के अंतर्गत व्यक्ति आते हैं वो ये बता रहे हैं अपनी भारतीय जनसंख्या के अनुसार 382। कम से कम इतने लोग सम्मिलित होते हैं उसमें संख्या के अनुसार। आगे देखिए क्या बताता है ये, जनसंख्या का घनत्व। पृथ्वी पृष्ठ के इस इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। तो अभी हमने यही पढ़ा था, जितना किलोमीटर आगे बढ़ेंगे उतने क्षेत्र में जितने भी व्यक्ति आएंगे उसी के आधार पर औसत जो भी जनसंख्या का मान होता है वे निकाला जाता है। ये वही बात कह रहे हैं। देखिए ध्यान से सुनिए, पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। यह सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। प्रति वर्ग किलोमीटर में जितने भी किलोमीटर चलोगे, प्रति वर्ग का अर्थ ये है कि हर एक वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत जितने भी लोग उस क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे वो एक तरीके से जनसंख्या घनत्व, उससे जनसंख्या घनत्व निकल के आता है।
ठीक है। आगे देखिए, संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति वर्ग प्रति मीटर है। तो संपूर्ण विश्व का बताया है 51 व्यक्ति, वो भी प्रति वर्ग किलोमीटर के आधार पर। और हमारा क्या था, हमारे भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर 382। अभी हमने यहाँ देखा था 382। तो ये विश्व स्तर की बात करता है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया में है। तो सबसे अधिक जो जनसंख्या का घनत्व है ये कहाँ है, ये है दक्षिणी मध्य एशिया। जो एशिया है, एशिया का दक्षिणी भाग और मध्य भाग, ये जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो जो एशिया का पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया इसके स्थान पर आता है, दूसरे स्थान पर। आगे देखिए ये क्या कहते हैं, देखिए दो विद्यार्थी आपस में बात कर रहे हैं। क्योंकि सभा भवन का आकार या क्षेत्र कक्षा में बड़ा होता है, लेकिन जब स्कूल के सभी विद्यार्थी सभा भवन में आ जाते हैं तब सभा भवन भी भरी हुई दिखने लगती है। तो ये लड़की क्या कहती है, अपने ये छात्रा जो है अपने स्कूल के बारे में बताती है कि जो सभा भवन है वो आकार या क्षेत्र में बहुत बड़ा है, लेकिन जैसे ही स्कूल में सभी बच्चे आते हैं और वो सभा भवन भर जाता है, तो वो क्या जो इतना बड़ा दिखता था खाली खाली, अब जब वो भरा हुआ सभी छात्रों से देखती है, सभी छात्र उस हॉल में हैं या सभा भवन में हैं, तो वो उसे भरा भरा दिखाई देता है। अब देखिए ये क्या कहता है कि जब कक्षा में पूरे 30 विद्यार्थी उपस्थित होते हैं तब हमारी कक्षा बहुत भरी हुई दिखती है, लेकिन जब यही विद्यार्थी स्कूल के सभा भवन में बैठते हैं तब वह कक्ष खुला और खाली दिखाई पड़ता है। तो क्या है, वो ये समझाना चाहता है कि ये जो प्रति वर्ग किलोमीटर की बात चल रही थी, ये वही क्षेत्र के आधार पर व्यक्ति की जनसंख्या की बात की जा रही है। क्षेत्र के आधार पर क्या होता है, जनसंख्या घटती है, बढ़ती है। तो ये वही बात बता रहा है। आगे देखिए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। बिल्कुल, जनसंख्या जो वितरण है उसको प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक हैं, जैसे कि भौगोलिक कारक या कह सकते हैं स्थलाकृति। भौगोलिक कारक के अंतर्गत ही आएंगे स्थलाकृति, और इसके बाद जलवायु, मृदा, जल और खनिज। स्थलाकृति के अंतर्गत देखिए क्या है कि सदैव लोग पर्वतों और पहाड़ों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र खेती और विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होती है। गंगा के मैदान विश्व में सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि इंडीज और अल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं। तो हम अभी स्थलाकृति की बात कर रहे थे ऊपर। अभी मैंने बहुत से उदाहरण भी दिए थे कि जैसे बहुत से ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पे विरल जनसंख्या के लोग रहते हैं, या फिर विरल जनसंख्या में आबादी रहती है किसी एक स्थान पर। वही यहीं पे उदाहरण है कि जैसे लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में लोग मैदानी स्थान पर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि जो पहाड़ है, जो वहाँ पर्वत है, बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जो कि
ऐसे स्थानों पर क्या पाए जाते हैं, अनेक गांव पाए जाते हैं जो कि पर्वतों पहाड़ों पर बसे हुए हैं। विभिन्न प्रकार के स्थान हैं, जैसे तिब्बत में भी पाए जाते हैं बहुत से स्थान, और साथ ही साथ उत्तराखंड और उत्तर पूर्व भारत के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये इनकी जो ये पहाड़ों पे रहते हैं, पर्वतों पे रहते हैं, तो इनकी जो जीवन शैली बहुत अधिक कठिन होती है। क्यों? वहाँ पे कृषि करना असंभव है, वहाँ पे आवागमन की सुविधा नहीं है, वहाँ पे विद्यालय जाना मुश्किल है, किसी चिकित्सा में जाना अगर आवश्यकता पड़ी तो उसकी सुविधा भी पाना बहुत अधिक मुश्किल है, और विभिन्न प्रकार के जो भी वाहन हो गए वहाँ पर उनका प्रवेश नहीं है। तो ऐसी बहुत सी जो असुविधाएं हैं वो देखने को मिलती है स्थलाकृति में। ऐसे स्थानों पे रहने के स्थान पर व्यक्ति पसंद करता है मैदानी स्थान पर रहना। मैदानी स्थान पर रहने से क्या होता है, वहाँ की जो भी वो स्थल होता है एकदम समतल प्लेन होता है क्या, और वहाँ पर अच्छे अच्छे मतलब विभिन्न प्रकार के भवनों का निर्माण किया जा सकता है, विभिन्न प्रकार की कृषि की जा सकती है, विभिन्न प्रकार के वाहनों का उपयोग एकदम सरलता से किया जा सकता है। किसी भी प्रकार की आवश्यकता जो होती है, वो सुविधा जो होती है वो बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती है। तो विभिन्न प्रकार के ऐसे भौगोलिक मैदानी क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर लोगों को जहाँ पर अधिक सुविधा होती है वो वहाँ पर रहना पसंद करते हैं। और पर्वतों पहाड़ों पर जो भी लोग रहते हैं इसीलिए वहाँ पे जनसंख्या बहुत कम होती है। ओके, तो इसीलिए अब इसी के आगे उदाहरण के तौर पर हमें उदाहरण दिया गया है, जैसे कि गंगा के मैदान जो हैं विश्व में सबसे अधिक घने बसे हुए क्षेत्र हैं। गंगा हमारे भारत की एकदम प्राचीन नदी और एक पौराणिक नदी है। एक तरीके से ये जब इसका जो बहाव निकलता है, जहाँ जहाँ से बह के आती है, ये उत्तर भारत के और पश्चिम भारत के बहुत से ऐसे प्रदेश है, और इधर पूर्व भारत के और इधर बिहार, यूपी, इधर के जो भी प्रदेश हैं, यहाँ पर गंगा का जो प्रवाह होता है बहुत अधिक विशाल और बहुत अच्छी तरीके से, मतलब एक तरीके से ये एक जो नदी है मैदानी क्षेत्रों का निर्माण करती चली जाती है। तो ये नदियाँ बहुत विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करती हैं इस मैदानी क्षेत्रों के अंतर्गत। ये हमारे भारत का उदाहरण हो गया। विश्व स्तर पर बात करी है ऐसे जैसे इंडीज़ और अल्पस और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं। तो हम अभी पर्वतों की बात कर रहे थे कि विभिन्न प्रकार के पर्वत होते हैं जहाँ पर विरल जनसंख्या पाई जाती है। तो उदाहरण के तौर पर इंडीज पर्वत हो गया, अल्पस पर्वत हो गया, हिमालय पर्वत हो गया। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत कम संख्या में रहते हैं। ओके, आगे देखिए आगे है जलवायु। इसे हम आगे पढ़ेंगे। जलवायु एक क्या है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में से द्वितीय स्थान पर आने वाला हमारा। इसे हम कुछ समय पश्चात पढ़ेंगे।